तो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइज लास्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में। ठीक है, और लास्ट वीडियो में हमने दो टाइप के गुड्स के बारे में पढ़ा था। एक तो हमने पढ़ा था कि फाइनल गुड्स क्या होता है, ठीक है, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ा था, और दूसरा हमने पढ़ा था इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है और उसके भी सिग्निफिकेंस के बारे में हमने पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम अगला जो दो टाइप है, यानी कि एक आपका है कंजम्पशन गुड्स और दूसरा जो है वो है कैपिटल गुड्स, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। और आज फाइनली इस वीडियो में जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंजम्पशन गुड्स के बारे में कि कंजम्पशन गुड्स क्या होता है। ठीक है, देखो कंजम्पशन गुड्स कह लो या फिर कंज्यूमर गुड्स कह लो, दोनों का मतलब सेम होता है और ये दोनों गुड्स रिलेट करते हैं कंज्यूमर से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये समझना होगा, ठीक है गाइस, कि कंज्यूमर कौन होता है, हु आर द कंज्यूमर। तो देखो गाइस, कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। ठीक है, देखो इसमें लिखा हुआ है कंजम्पशन गुड्स या फिर कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। यानी कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी कंज्यूमर है, ठीक है, कोई भी गुड्स अगर वो परचेज करता है और परचेज करने के बाद अगर उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वो सारे गुड्स क्या कहलाते हैं, कंजम्पशन गुड्स यानी कि कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं। देखो एक लाइन में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो एक कंज्यूमर का मतलब हम और आप क्या हैं, कंज्यूमर ही तो हैं। तो अगर हम और आप सुई से लेके हवाई जहाज तक कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, ठीक है, और उसका कंजम्पशन करते हैं, या फिर कोई भी चीज़ हम परचेज करते हैं या फिर उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, देखो हर चीज़ हम क्या करते हैं, सारी की सारी चीज़ें कंज्यूम नहीं कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे देखो अगर मैं बात करूं आइसक्रीम की, अगर मैं बात करूं मिल्क की, तो इनको परचेज करने के बाद इनको हम कंज्यूम कर लेते हैं यानी खा लेते हैं, तो इससे हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये तो कंज्यूमर गुड्स कहलाएंगे ही कहलाएंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं और उसको इस्तेमाल करने से भी हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे आजकल अगर हम बात करें, नया सेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो नए सेशन पे हम क्या करते हैं, आप बच्चे क्या करते हैं, आप पेन खरीदते हैं, कॉपी खरीदते हैं, बैग खरीदते हैं, ठीक है, बुक्स परचेज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको क्या देती हैं, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, जबकि हम इसका कंजम्पशन नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसका यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हम एक कंज्यूमर हैं, तो एक कंज्यूमर कुछ भी यूज़ करे, ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ का वो कंजम्पशन करें, सुई से लेके हवाई जहाज तक सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, कंज्यूमर गुड्स कहलाएंगी। ठीक है, तो कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कंज्यूमर या कोई भी हाउस होल्ड दुनिया की कोई भी चीज़ अगर वो इस्तेमाल करता है जिससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, कंजम्पशन गुड्स कहलाएंगी। तो देखो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, कह रहा कंजम्पशन गुड्स यानी कि कंज्यूमर गुड्स जिसे कहते हैं आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम एंड मिल्क एज यूज्ड बाय द हाउस होल्ड। अब मान लो कोई हाउस होल्ड है, उसने आइसक्रीम खरीदा और उसको खा लिया तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, या फिर कोई भी हाउस होल्ड है, उसने मिल्क खरीदा उसको पी लिया तो उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो आइसक्रीम हो गया, मिल्क हो गया, या कोई भी चीज़ अगर हाउस होल्ड परचेज करता है और उसको परचेज करने के बाद उसका कंजम्पशन करता है या फिर उसका इस्तेमाल करता है जिससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, कंज्यूमर गुड्स कहलाएंगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंजम्पशन गुड्स क्या होता है या फिर कंज्यूमर गुड्स क्या होता है। ठीक है, देखो आगे लिखा हुआ है दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड वन परचेज्ड, यानी वो सारे गुड्स जो कंज्यूमर पहले परचेज करता है फिर उसको क्या करता है, कंज्यूम भी करता है या फिर यूज भी कर लेता है। ठीक है, ओके, आगे लिखा हुआ है कि कंजम्पशन गुड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज एज अंडर, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर गुड्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं वो 4 पार्ट हैं क्या, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होता है ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। देखो गाइस, ड्यूरेबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत लंबे समय तक यानी कि 5 साल 10 साल या फिर 20 साल हम उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। तो देखो इसमें लिखा हुआ दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स एंड आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू, और जिनकी वैल्यू भी क्या होती है, हाई होती है। दीज गुड्स आर रिपीटेडली यूज्ड बिफोर बीइंग डिस्कार्डेड एज यूजलेस, यानी वो सारे गुड्स, ठीक है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं और जिनकी वैल्यू जो होता है वो क्या होती है, हाई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल टीवी हो गया, रेडियो हो गया, कार हो गया, स्कूटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया। ठीक है, यानी कोई भी ऐसा गुड्स जिनका इस्तेमाल हम लंबे समय तक करते हैं, 5 साल 10 साल 20 साल करते हैं, और जिनकी वैल्यू रिलेटिवली क्या होती है, हाई होती है, यानी जिनको हम जनरली परचेज नहीं करते हैं, वो सारे गुड्स क्या कहलाते हैं,
ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स कहलाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स का मतलब होता है गाइस वो गुड्स जिनका इस्तेमाल हम जनरली 1 से 2 साल तक करते हैं, ठीक है, उसके बाद वो खराब हो जाती हैं। तो देखो इसमें लिखा हुआ है दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर, यानी 1 साल या फिर 1 साल से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि 2 साल तक हम इस्तेमाल कर लेते हैं। दीज आर नॉट ऑफ वेरी हाई वैल्यू, और इनकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ्स हो गया, अब कपड़ा हम कब तक पहनते हैं, 1 साल से 2 साल तक पहनते हैं, ठीक है। फर्नीचर हो गया, क्रॉकरी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया, जैसे बल्ब वगैरह हो गया, तो जनरली इनका इस्तेमाल हम 1 साल या 2 साल करते हैं, उसके बाद वो चीज़ें खराब हो जाती हैं, ठीक है। तो वो सारे गुड्स जिनका इस्तेमाल हम 1 से 2 साल तक करते हैं, ठीक है, और जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो वो सारे गुड्स क्या कहलाते हैं, सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स कहलाते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स, यानी वो गुड्स जिनका हम एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस क्या कहा मैंने, वो सारे गुड्स जिनका इस्तेमाल हम सिर्फ एक बार करते हैं, दोबारा सेम गुड्स का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, तो वो सभी गुड्स क्या कहलाते हैं, नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स कहलाते हैं। देखो इसमें लिखा है दोज गुड्स विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, यानी एक बार ही हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, सेम गुड्स को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। दीज गुड्स आर ऑफ रिलेटिवली लो वैल्यू, और जिनकी वैल्यू क्या होती है, लो होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेड हो गया, अब जैसे मान लीजिए आपने ब्रेड खरीदा, उसका आपने कंजम्पशन कर लिया, तो क्या दोबारा उसी ब्रेड को आप कंज्यूम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आइसक्रीम आपने परचेज किया और उसको खा लिया, तो क्या दोबारा उसी आइसक्रीम को आप कंज्यूम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इंक है, ठीक है, एक बार इंक आपने लिया, खत्म हो गई, तो क्या फिर दोबारा उस इंक को आप यूज़ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो वो सभी गुड्स जिनका हम एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखो लिखा हुआ डोमेस्टिक एलपीजी, यानी आपके घर में जो सिलेंडर यूज़ होता है खाना बनाने के लिए, वो आप भरवा के लाते हैं, ठीक है। जब वो खत्म हो जाता है तो क्या फिर वो सेम सिलेंडर आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं, आपको दोबारा भरवाना पड़ेगा। मिल्क हो गया, आपके पास मिल्क था, आपने पी लिया, तो क्या दोबारा वो मिल्क आप कंज्यूम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। पेट्रोल हो गया, आप देखते हैं लोगों को डेली पेट्रोल डलाते हैं, मतलब एक बार पेट्रोल डलाए, जल गया, उसका इस्तेमाल कर लिए, फिर दोबारा उनको डलवाना पड़ता है। तो वो सारे गुड्स जिनका इस्तेमाल हम सिर्फ एक बार कर सकते हैं गाइस, उसे क्या बोलते हैं, नॉन ड्यूरेबल या फिर सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स, ठीक है। आई होप 3 पॉइंट ये क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं, लास्ट टाइप कह रहा है कि नॉन मटेरियल गुड्स आर सर्विसेज, यानी जो सर्विसेज होती हैं, जो नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं, जो फिजिकली आप मतलब ऐसी चीज़ें जो फिजिकली मतलब गुड्स नहीं होती, मतलब हम कह सकते हैं सर्विसेज जो होती हैं। देखो यहाँ लिखा ना, सर्विसेज आर दोज नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, यानी वो सारी सर्विसेज जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करें, वो नॉन मटेरियल गुड्स या फिर सर्विसेज कहलाती हैं। जैसे सर्विसेज आप डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर की आपने सर्विस ली, ठीक है, या फिर कोई लॉयर हो गया, अब लॉयर के पास आप जाते हैं, वो आपको सर्विस देता है, ना कि कोई फिजिकल गुड्स देता है, ठीक है। एक सीए की सर्विस आपने ली, आपके घर में जो डोमेस्टिक सर्वेंट होता है वो आपको क्या देता है, सर्विस ही तो देता है, ठीक है, कोई फिजिकल गुड्स तो नहीं देता। तो जब हम किसी ऐसी चीज़ का मतलब कोई ऐसी सर्विस लेते हैं, मतलब जो जिसमें हम कोई फिजिकल गुड्स नहीं लेते, ठीक है, मतलब कोई सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, किसी की सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो सर्विसेज क्या कहलाती हैं, नॉन मटेरियल गुड्स कहलाते हैं। चाहे वो डॉक्टर की सर्विस हो गई, जैसे देखो मैं अगर अपनी बात करूं, मैं एक टीचर हूं, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो क्या मैं आपको कोई फिजिकल गुड्स प्रोवाइड करा रहा हूं, नहीं, मैं आपको बस अपनी सर्विस दे रहा हूं, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा, आपको पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, सर्विसेज है, यानी कि नॉन मटेरियल गुड्स है, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको चारों टाइप, ठीक है, समझ में आ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला टॉपिक है, कह रहा कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गाइस अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर देखो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे इकोनॉमी की बात करते हैं, तो अगर हम पूरे इकोनॉमी को लेकर के चलें, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि पूरे इकोनॉमी में, ठीक है, जितना खर्चा किया जा रहा है कंजम्पशन गुड्स पर या फिर कंज्यूमर गुड्स पर, उसकी जो टोटल वैल्यू होती है, उसका जो एग्रीगेट होता है, उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिफर्स टू एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, यानी कंजम्पशन गुड्स पर जो टोटल खर्चा किया जा रहा है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ठीक है, कि कंजम्पशन गुड्स का इस्तेमाल कौन करता है, कंज्यूमर करता है। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सर कंज्यूमर कौन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हु आर द कंज्यूमर इन एन इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी में कंज्यूमर कौन होता है। तो 3 पर्सनालिटी होती है, एक तो हाउस होल्ड,
एक सेकेंड। एक तो हाउस होल्ड यानी कि हम आप यानी पूरी इकोनॉमी में जितने भी हाउस होल्ड हैं वो क्या करते हैं, कंज्यूमर गुड्स का इस्तेमाल करते हैं। गवर्नमेंट भी इस्तेमाल करती है, ठीक है। या फिर नॉन प्रॉफिट, थर्ड है नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जैसे एनजीओ हो गया, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, टेम्पल्स हो गए, मॉस्क हो गए, गुरुद्वाराज हो गए, ठीक है, एंड अदर्स, ठीक है। तो ये तीन पर्सनालिटी हैं जो क्या होती हैं, कंज्यूमर होती हैं। तो एक हाउस होल्ड के द्वारा, हाउस होल्ड का मतलब हम आपके द्वारा जितना भी खर्चा किया जाता है कंज्यूमर गुड्स पर यानी कि कंजम्पशन गुड्स पर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा, सर गवर्नमेंट भी कंजम्पशन करती है क्या? हाँ, देखो गवर्नमेंट क्या करती है, आपने देखा होगा सरकारी स्कूलों में मिड डे मील, ठीक है, यानी खाना बच्चों को देती है, तो उस पर भी गवर्नमेंट तो खर्चा करती है। सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ गवर्नमेंट भिजवाती है, ठीक है, तो उन दवाइयों पे भी किया गया खर्चा वो भी किस में आएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर आएगा। यानी सरकार के द्वारा गरीबों के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो सारे गुड्स, वो सारे खर्चे किस में आएंगे, वो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आएंगे। इसके बाद थर्ड है नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जैसे कि एनजीओ हो गया। अब देखो बहुत सारे आपने एनजीओ सुना होगा, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो हेल्पलेस होते हैं यानी जो गरीब लोग होते हैं वो उनकी मदद करते हैं, ठीक है, खाना खिला करके या फिर कंबल बांट करके या भी जैसे भी हो सकता है वो क्या करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, तो उस पर भी तो खर्चा आता है, ठीक है। तो वो सभी भी क्या कहलाएंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। टेम्पल्स हो गए, बहुत सारे मंदिरों के बाहर भी देखो क्या होता है, भंडारा लगा रहता है जहाँ पे गरीबों को खाना खिलाया जाता है। मस्जिदों के बाहर या फिर जो गुरुद्वाराज होते हैं वहाँ देखो बाहर क्या होता है, लंगर चलते हैं, ठीक है। तो ये लोग भी जो खर्चा करते हैं ना उसको भी क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो हाउस होल्ड के द्वारा जो खर्चा किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा या फिर एनपीओ यानी कि जो एनजीओ है इनके द्वारा जो खर्चा किया जा रहा है, जब इन तीनों के द्वारा जो कंजम्पशन गुड्स पर जो खर्चे किए जा रहे हैं, जब इन तीनों की वैल्यू को हम सम कर लेते हैं तो उसे बोलता है टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो इसका एक फार्मूला भी मैंने लिखा है यहाँ पर, देखो एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, एग्रीगेट का मतलब टोटल, तो यहाँ देखो क्या फार्मूला, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड यानी हाउस होल्ड के द्वारा जितना खर्चा किया जा रहा है कंजम्पशन गुड्स पर, या फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा जो खर्चे किए जा रहे हैं कंजम्पशन गुड्स पर, या फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब यहाँ नॉन प्राइवेट क्यों आ गया, क्योंकि दूसरे वाले कैटेगरी में गवर्नमेंट तो आ ही गया था, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो खर्चा करती है, देखो गवर्नमेंट क्या करती है, राशन बांटती है, तो वो भी तो एक खर्चा है गवर्नमेंट का। तो कहने का मतलब हाउस होल्ड के द्वारा जो खर्चा किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा जो खर्चा किया जा रहा है, और जो नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है इनके द्वारा जब जो खर्चा किया जा रहा है, जब हम इन तीनों की वैल्यू को सम कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एग्रीगेट यानी कि टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हमें पता चल जाता है कि पूरे इकोनॉमी में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो है, लास्ट जो हमारा टाइप है गुड्स का वो है कैपिटल गुड्स। तो गाइज अब यहाँ से हम समझते हैं कि कैपिटल गुड्स क्या होता है। देखो कह रहा है कि कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स, यानी प्रोड्यूसर्स के लिए जो फिक्स्ड असेट्स होता है वो क्या कहलाता है, कैपिटल गुड्स कहलाता है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है फिक्स्ड असेट्स। अब जो बच्चे कॉमर्स के हैं उनको तो आसानी से समझ में आ जाता है कि फिक्स्ड असेट्स का मतलब क्या होता है, लेकिन जो कॉमर्स के बच्चे नहीं हैं उनको कैसे समझाएं, तो सुनो। देखो जो गुड्स, ठीक है, जो गुड्स या फिर जो असेट्स किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में लंबे समय तक इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं कैपिटल गुड्स। जैसे मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी हो गया। अब किसी भी फैक्ट्री में अगर प्लांट एंड मशीनरी है जिससे प्रोडक्शन किया जा रहा है, ठीक है, तो हम उस प्लांट एंड मशीनरी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, ठीक है। या फिर प्रोडक्शन करने के लिए जिन चीज़ों की हम सहायता लेते हैं और वो चीज़ लंबे समय तक चलती हो और उसकी वैल्यू क्या हो, हाई हो, तो उसे बोलते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा ना, कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स, यानी कैपिटल गुड्स क्या होता है, प्रोड्यूसर के लिए फिक्स्ड असेट्स होता है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। आगे लिखा हुआ दीज गुड्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर, यानी कि लंबे समय तक इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, आर ऑफ हाई वैल्यू, और जिनकी वैल्यू भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हाई होती है, ठीक है। आगे लिखा हुआ यूज ऑफ दीज गुड्स लीड टू डेप्रिसिएशन। हाँ, ये देखो बहुत खास बात है, जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं,
ठीक है, या जितना भी फिक्स एसेट्स होता है उन पे डेप्रिसिएशन लगता है। सर डेप्रिसिएशन क्या होता है? देखो जो कॉमर्स के बच्चे हैं उन्हें तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा डेप्रिसिएशन का मतलब। जो कॉमर्स के बच्चे नहीं हैं उनके लिए मैं समझा देता हूँ। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है, व्हेन दीज आर रिपीटेडली यूज्ड। देखो कोई भी फिक्स एसेट्स है अगर हम उसका डे बाय डे इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वैल्यू में फॉल आता है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक प्लांट एंड मशीनरी है, मैंने खरीदा मान लो 1 करोड़ की, ठीक है। अब जब उसका इस्तेमाल हम साल 2 साल कर लेंगे तो आपको क्या लगता है 2 साल बाद भी वो 1 करोड़ की रहेगी? नहीं, उसकी वैल्यू फॉल हो जाएगी। तो अगर किसी भी असेट्स की वैल्यू में फॉल आ रहा है बिकॉज ऑफ यूजेस, यानी उसका इस्तेमाल करने की वजह से, तो उसे क्या बोलते हैं गाइज? डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक फार्मर है, तो एक फार्मर के लिए कैपिटल गुड्स क्या हो सकता है? ट्रैक्टर हो सकता है, हार्वेस्टर हो सकता है। अब मान लीजिए एक फार्मर है, उसने 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर लाया और फिर वो उसका इस्तेमाल कर रहा है, 1 साल 2 साल उसने इस्तेमाल किया, तो आपको क्या लगता है 2 साल बाद उस ट्रैक्टर की वैल्यू 10 लाख ही रहेगी? नहीं, उसकी वैल्यू में फॉल आ जाएगा, कमी आ जाएगी। तो एक फिक्स एसेट्स की वैल्यू में, ठीक है, जो फॉल आता है यानी ट्रैक्टर की वैल्यू में जो फॉल आएगा, ठीक है, उसी फॉल को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है जो प्लांट एंड मशीनरी का इस्तेमाल कर रहा है, तो जैसे जैसे उसका इस्तेमाल करेगा तो उसकी वैल्यू में फॉल आएगा, और वो जो फॉल आता है इस्तेमाल करने की वजह से उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो आई होप आपको डेप्रिसिएशन का मतलब समझ में आ गया होगा। ओके, तो एक बार फिर से समझा देता हूँ कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है गाइस। तो कैपिटल गुड्स का मतलब होता है प्रोड्यूसर्स के लिए कैपिटल गुड्स क्या है? फिक्स एसेट्स है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ठीक है, फर्नीचर हो गया, या अदर कोई इक्विपमेंट्स हो गया, ठीक है। अगर हम एक फार्मर की बात करें तो फार्मर भी तो एक प्रोड्यूसर है, तो उसके लिए ट्रैक्टर या फिर हार्वेस्टर क्या है? कैपिटल गुड्स है, यानी कि फिक्स एसेट्स है। और फिक्स एसेट्स की खास बात क्या होता है कि ये लंबे समय तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी वैल्यू जनरली क्या होती है? हाई होती है, ठीक है। और जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन का मतलब जितनी भी फिक्स एसेट्स होती हैं जब उनका हम इस्तेमाल करते हैं लगातार, ठीक है, तो उसकी वैल्यू में फॉल आता है, और जो फॉल आता है उसी को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ओके, आइए आगे देखते हैं। आगे लिखा यूजेस, यानी कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल एक प्रोड्यूसर कैसे कर सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ दीज गुड्स आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर ईदर फॉर, फर्स्ट दिया है द रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया अभी कि जितने भी फिक्स एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू में फॉल आता है, या फिर ऐसा समझो कि कोई भी फिक्स एसेट्स होता है उसकी एक लाइफ होती है। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं एक फार्मर के ट्रैक्टर की, तो ट्रैक्टर अगर उसने लिया तो उसकी एक लाइफ होती है 20 साल 25 साल, तो 20 साल बाद या 25 साल बाद वो क्या होगा? खराब हो जाएगा, यानी उस पर डेप्रिसिएशन लगते लगते एक दिन क्या होगा? उसकी वैल्यू नील हो जाएगी, यानी वो ट्रैक्टर बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है? उसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो जब हम उसको रिप्लेस करेंगे तो एक नई एसेट्स हमको परचेज करना पड़ेगा, है ना। तो वही कह रहा है कि कोई भी प्रोड्यूसर्स कैपिटल गुड्स को खरीदता इसलिए क्योंकि उसको रिप्लेसमेंट करना होता है एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक का, यानी पहले से जो वो प्लांट एंड मशीनरी हो गया या ट्रैक्टर हो गया, यानी पहले से वो जो फिक्स एसेट्स का इस्तेमाल कर रहा था, अब उसका, क्योंकि अब उसका वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसकी लाइफ खत्म हो गई है। तो जब उसकी लाइफ खत्म हो जाती है तो उसकी जगह हमें एक नया कैपिटल स्टॉक क्या होता है? परचेज करना पड़ता है, ठीक है। तो एक प्रोड्यूसर्स कैपिटल गुड्स को कब परचेज करता है? जब उसको रिप्लेसमेंट करना होता है एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक है, यानी पहले से जो हम फिक्स एसेट्स यूज कर रहे थे, जब उसको हटाना होता है, ठीक है। दूसरा है एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, या फिर कोई प्रोड्यूसर क्या करना चाहे? एडिशन करना चाहे कैपिटल स्टॉक में। जैसे मान लो इकोनॉमी में अभी तक 5 मशीन थी, ठीक है, अब एक प्रोड्यूसर क्या रहा? एक और मशीन परचेज कर रहा है, तो अब बढ़ करके कितना हो जाएगी? 6 हो जाएगी, ठीक है। तो कैपिटल स्टॉक में क्या हो गया? एडिशन हो गया, एक मशीन से क्या हो गया? एडिशन हो गया। पहले इकोनॉमी में कितनी मशीन थी? 5, लेकिन जब उसने एक और परचेज कर लिया प्रोड्यूसर ने, तो अब टोटल कितनी होगी? 6, यानी एक मशीन का एडिशन हो गया। तो वही लिखा हुआ है एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, ठीक है। तो एक प्रोड्यूसर जो होता है वो कैपिटल को दो तरीके से उसका इस्तेमाल करता है या फिर परचेज करता है। पहले वो क्यों परचेज करेगा? पहली कंडीशन दिया हुआ कि जब उसको पुरानी वाली प्लांट एंड मशीनरी या पुराना वाला जो फिक्स एसेट्स है उसको रिप्लेसमेंट करना हो, और दूसरा वो तब खरीदता है जब उसको न्यू मशीन का या न्यू कैपिटल स्टॉक का एडिशन करना हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर मेरी बात को आप ध्यान से नहीं समझोगे तो ये टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। जैसे देखो अभी तक मैंने क्या कहा? कैपिटल गुड्स, और देखो एक होता है कैपिटल गुड्स और एक होता है प्रोड्यूसर गुड्स। जैसे अगर हम कैपिटल गुड्स की बात करें तो कैपिटल गुड्स का एग्जांपल बताओ। तो कैपिटल गुड्स का एग्जांपल मैंने जैसे ले लिया प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। एक सेकेंड,
मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। जैसे मान लो हम एक तरफ बात करते हैं कैपिटल गुड्स की और एक तरफ बात करते हैं प्रोड्यूसर गुड्स की, ठीक है। पीजी का मतलब होता है प्रोड्यूसर गुड्स। तो अगर हम कैपिटल गुड्स की बात करें तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। और प्रोड्यूसर गुड्स का क्या मतलब होता है, प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब होता है कि वो सारे गुड्स जो एक प्रोड्यूसर इस्तेमाल करता है प्रोडक्शन करने के लिए। तो देखो प्रोड्यूसर गुड्स मतलब प्रोड्यूसर कौन से गुड्स का इस्तेमाल करता है प्रोडक्शन करने के लिए। एक तो प्रोड्यूसर प्लांट एंड मशीनरी का इस्तेमाल करता है, ठीक है, और दूसरा वो रॉ मटेरियल का भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल ही नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा, है ना। तो बिना रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं एक प्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए। एक तो प्लांट एंड मशीनरी भी होना चाहिए और दूसरा रॉ मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ आप ध्यान से देखो, अगर हम बात करें कैपिटल गुड्स की तो कैपिटल गुड्स का एग्जांपल होता है प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन अगर हम बात करें प्रोड्यूसर गुड्स की तो इसमें दो एग्जांपल मैंने लिया, एक तो प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, क्योंकि इसी से तो प्रोडक्शन किया जाता है, तो ये भी क्या है प्रोड्यूसर गुड्स। और रॉ मटेरियल, क्योंकि बिना रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन हो नहीं सकते, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, हमने कैपिटल गुड्स में सिर्फ किसको लिया है, प्लांट एंड मशीनरी को, जबकि हम प्रोड्यूसर गुड्स में किसको लिया है, प्लांट एंड मशीनरी और रॉ मटेरियल दोनों को। यानी यहाँ पे हमने रॉ मटेरियल को नहीं लिया, क्योंकि कैपिटल गुड्स जो है ना वो रॉ मटेरियल जो होता है वो कैपिटल गुड्स नहीं होता। क्योंकि कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन में आपने क्या देखा कि कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या रॉ मटेरियल को हम लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं सर, हम एक बार सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लो मेरे पास रॉ मटेरियल है किसी भी चीज़ का, तो उसे अगर हमने एक बार इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो इसका इस्तेमाल हम बहुत सालों तक करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, ठीक है। तो यहां से एक निष्कर्ष निकला कि जितने भी, देखो एक सेकंड, जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं, ध्यान से सुनो, जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स भी होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ प्लांट एंड मशीनरी यानी कैपिटल गुड्स में यहाँ प्लांट एंड मशीनरी आ रहा है, जबकि प्रोड्यूसर गुड्स में भी प्लांट एंड मशीनरी आ रहा है। तो सारे के सारे कैपिटल गुड्स भी क्या होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। लेकिन क्या सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स होते हैं? नहीं होते। देखो क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे देखो प्लांट एंड मशीनरी तो आ गया, ठीक है, और यहाँ पे भी आ गया, और यहाँ देखो रॉ मटेरियल आया, लेकिन यहाँ क्या रॉ मटेरियल आया? नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी प्रोड्यूसर्स गुड्स होते हैं वो सारे के सारे कैपिटल गुड्स नहीं होते, लेकिन हाँ जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स भी होते हैं। देखो ये प्लांट एंड मशीनरी क्या है, कैपिटल गुड्स है और प्रोड्यूसर गुड्स भी है, लेकिन रॉ मटेरियल सिर्फ प्रोड्यूसर गुड्स है, कैपिटल गुड्स नहीं है। तो यहाँ से एक नया टॉपिक निकला, क्या, यहाँ देखो एक नया टॉपिक क्या बन गया, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। यानी जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया तो वो क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स भी है, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स। और प्रोड्यूसर गुड्स में क्या आया था, एक तो रॉ मटेरियल और दूसरा प्लांट एंड मशीनरी। तो रॉ मटेरियल तो कैपिटल गुड्स नहीं हो सकता, तो इसीलिए लिखा हुआ आर नॉट कैपिटल गुड्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आप मेरी ध्यान से बातें सुन रहे होंगे तो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरी बात को आप दोबारा सुनिए, ठीक है, तो आपको 100% जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ, वही बातें जो मैंने समझाया। देखो इसमें कह रहा कि प्रोड्यूसर गुड्स आर ऑल दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यानी प्रोड्यूसर्स गुड्स वो सभी गुड्स होते हैं जिनका यूज हम करते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में, ठीक है। दीज गुड्स इंक्लूड्स। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो देखो एक तो पहला कह रहा कि गुड्स यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। भाई प्रोड्यूसर्स गुड्स में हम रॉ मटेरियल को भी लेते हैं जिसका इस्तेमाल हम करते हैं प्रोडक्शन के लिए, बाय द प्रोड्यूसर्स लाइक वुड, जैसे लकड़ी हो गया, ये एक रॉ मटेरियल है। यूज्ड टू मेक फर्नीचर। अब कोई भी प्रोड्यूसर, ठीक है, या मान लो कोई कारपेंटर है, तो कारपेंटर एक प्रोड्यूसर ही तो होता है, तो उसे क्या करता है, लकड़ी का इस्तेमाल करता है, किस लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। तो अगर मान लो कोई प्रोड्यूसर लकड़ी का इस्तेमाल करके फर्नीचर एक बार बना लिया, तो क्या दोबारा उस लकड़ी का इस्तेमाल कर सकता है, सेम लकड़ी का? नहीं कर सकता, ठीक है। यानी जो रॉ मटेरियल होता है ये लंबे समय तक मतलब लंबे समय तक नहीं चलता, सिर्फ एक बार चलता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रोड्यूसर गुड्स होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर्स गुड है, तो जो प्रोड्यूसर्स गुड होता है वो कैपिटल गुड्स नहीं हो सकता, लेकिन हाँ जो कैपिटल गुड्स होता है वो प्रोड्यूसर गुड्स भी होता है, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी। देखो यहाँ सेकंड लिखा हुआ, गुड्स यूज्ड एज अ फिक्स्ड असेट्स बाय द प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी। और आगे लिखा हुआ है, अनलाइक गुड्स दीज आर सिंगल यूज प्रोड्यूसर्स गुड्स, ठीक है। जैसे कह रहा कि जो अनलाइक यहाँ पढ़ना था, फिक्स्ड असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स
गुड्स यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल आर नॉट ड्यूरेबल यूज गुड्स। कह रहा कि जो रॉ मटेरियल होता है वो ड्यूरेबल नहीं होता। ड्यूरेबल का मतलब कि वो लंबे समय तक नहीं चलता, सिर्फ एक बार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए देखो आगे लिखा हो दीज आर सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, वो सिर्फ उसका इस्तेमाल हम एक बार कर सकते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। आगे लिखा हुआ दिस कैन नॉट बी रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और रॉ मटेरियल को हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कह रहा दस द सेम वुड कैन नॉट बी रिपीटेडली टू मेक फर्नीचर, यानी जो सेम वुड है उसका हम बार बार फर्नीचर नहीं बना सकते। एक बार बना लिया खत्म, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, फिर हमको दोबारा रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ कि फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स क्या होता है, जिसे हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। ऑन द अदर हैंड वी रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन कह रहा कि अगर हम फिक्स एसेट्स यानी कि कैपिटल गुड्स की बात करें तो इसको हम रिपीटेडली यानी लंबे समय तक इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, यानी इसका इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। लेकिन अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो एक बार हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब एक बार हमारे पास वुड है उससे हमने फर्नीचर बना दिया तो सेम वुड से हम फर्नीचर नहीं बना सकते। ठीक है, यानी वही सारी बातें जो मैंने डिस्कस किया। तो देखो कंक्लूजन लिखा हुआ है दीज आर ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स दस वाइल ऑल कैपिटल गुड्स, इसीलिए कहा जाता है कि सारे के सारे कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। मतलब सारे के सारे कैपिटल गुड्स यानी कि प्लांट एंड मशीनरी ये प्रोड्यूसर गुड्स तो हैं, लेकिन सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में रॉ मटेरियल भी आता है और रॉ मटेरियल को हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ाया यानी कि कंजम्पशन गुड्स के बारे में मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा, और कैपिटल गुड्स के बारे में भी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, स्पेशली अगर मेरे जो बच्चे हैं जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं, अगर उनको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो वो या तो कमेंट करके पूछ लें या फिर स्कूल में वो मुझसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फेस टू फेस। ओके, आज के लिए बस इतना ही गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आगे अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज।